वेलकम सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डू व्हाइल लूप, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लूप के सीरीज में कि पहला व्हाइल लूप और दूसरा है उसमें डू व्हाइल लूप। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ये दोनों का काम आपको एक ही है कि ये रिपीट करेगा, किसी भी प्रोसेस को ये बार बार दोहराएगा। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये क्यों अलग किया गया। तो आपको मैं पिछले वीडियो में ये इंडिकेशन दिया था कि जब हम इसका 3 पार्ट में बताया था लूप का, 3 पार्ट होता है और उसी तीनों पार्ट के बेस पर लूप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट हो गया आपका इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, और थर्ड पार्ट में एक आपको मैं बताया था कि कंडीशन चेकिंग। अब इसी का अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो अरेंजमेंट में ऊपर नीचे जब ये होता है तो लूप का हमारा सीक्वेंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, व्हाइल लूप में जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में ये इंडिकेट कर दिया था कि इसको हम लोग कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है कि जब हम इंटर करेंगे, उसी इंटर करने के समय ही ये कंडीशन को चेक करता है, और कंडीशन जब चेक करता है और इसके बाद यदि कंडीशन ट्रू मिलता है तो ये कंट्रोल को इसके बॉडी के अंदर भेजता है, यानी एग्जीक्यूशन होगा तब जब कंडीशन ट्रू रहेगा। लेकिन जब हम यही डू व्हाइल लूप को देखते हैं तो डू व्हाइल लूप में सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। फर्स्ट टाइम आपका बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए पहली बार आपको ये एग्जीक्यूट कर जाता है, और कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन को ये चेक करता है। कंडीशन हर हमेशा दिया जाता है कहां, अंत में। तो इसलिए डू व्हाइल को हम लोग कहते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाइल को क्या कहेंगे, एंट्री कंट्रोल लूप, और डू व्हाइल को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि कंडीशन इसमें लास्ट में चेक होगा। फर्स्ट टाइम आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये पहला बार दिखाएगा ही दिखाएगा जो भी इसके बॉडी के अंदर कंटेंट्स दिया हुआ रहेगा। अब आइए कि हम लोग आते हैं कि आखिर डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या होगा, किस तरीके से डू व्हाइल को हम लिखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले देखिए, इसमें हो जाता है डू और इसके बाद होता है स्टेटमेंट्स दिए, और इसके बाद इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, और इसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रेस बंद करने के बाद व्हाइल, और व्हाइल में कंडीशन होता है, और लास्ट में सेमीकोलन पड़ता है। आप जबकि देखेंगे कि जो हम व्हाइल लूप में यूज कर रहे थे तो व्हाइल लूप में कहीं भी सेमीकोलन नहीं लगा, बॉडी के अंदर लगा लेकिन व्हाइल के साथ सेमीकोलन नहीं लगा। नहीं, जहां से व्हाइल का जो बॉडी क्लोज होता है वहां भी नहीं दिए, लेकिन जब हम डू व्हाइल को यूज करेंगे तो जहां पर बॉडी क्लोज होगी उस जगह पर सेमीकोलन देना नेसेसरी है, यानी इसका ये सिंटैक्स है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब है कि इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि आखिर ये किस तरीके से ग्राफिकली, यानी कि उसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें हमको क्या करना है, पहले बॉडी को दिखानी है। तो बॉडी को दिखानी है तो हम यहां पर सबसे ऊपर एक टर्मिनेटर ले लेंगे, सॉरी कनेक्टर ले लेंगे, टर्मिनेटर नहीं कनेक्टर। अब देखो, आप इससे इसके प्रोसेस को जोड़ो। प्रोसेस में आपका प्रोसेस भी हो सकता है या इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स भी होगा, जो जैसा जरूरत होगा वैसा हम करेंगे। ये इसको हम लिख दिए प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हम एक ब्लॉक और ले लेते हैं, किसके लिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। एरो दिखाते जाएंगे, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बाद नीचे आकर के फिर क्या होता है, कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो कंडीशन को चेक करेंगे। आपको फ्लो चार्ट बनाते रहना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और इज कंडीशन, तो कंडीशन क्या होगा, दो ही चीज होगा ना, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो यदि ट्रू होगा तो कंटिन्यू कर रहा है, यहां से ये ऊपर आ रहा है, यानी ये कंडीशन यदि ट्रू होगा
तो ये ऊपर आएगा, ये कब? ट्रू होने पर, और फॉल्स होने पर ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। ये सीक्वेंस चलता है, जैसे ट्रू होगा तो ऊपर जाएगा, फिर आपको ये कंटिन्यू रखेगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहां कि यदि ये ट्रू होता है, ट्रू हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा, आकर के जुड़ जाएगा इस कनेक्टर से, और ये सीक्वेंस ये लगातार बना लेगा। लेकिन जैसे ही कंट्रोल यानी कि इसका जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो उस केस में यहां से ये बाहर निकल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? फॉल्स के केस में। डॉटेड लाइंस दे देना चाहिए लास्ट में, ताकि इंडिकेट करता है कि आगे का जो प्रोसीड्यूर है, जो भी आपका एग्जीक्यूशन है वो चलेगा, लेकिन इस लूप का जो कंटिन्यूएशन है ये ब्लॉक हो जाएगा। तो देखो, और यही चीज जब हम व्हाइल में बताए थे, तो व्हाइल में ये कंडीशन कहां था? मेरा ऊपर था, पहले कंडीशन चेक करता था, कंडीशन यदि ट्रू मिला तो एग्जीक्यूशन होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड कर जाता था। इसमें है कि फर्स्ट टाइम आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन मेरा फॉल्स भी है फिर भी ये आपका फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट किया, देन कंडीशन चेक करेगा और बाहर निकल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट तो कर गया। लेकिन व्हाइल में ये पॉसिबल नहीं है। व्हाइल में हम जब भी दिखाएंगे तो व्हाइल में ये क्या करेगा? आपको कंडीशन सबसे पहले चेक कर लेगा, और कंडीशन चेक करने के बाद देन एग्जीक्यूट करता है। तो सेम इसी को अब यदि मान लीजिए इसी कंसेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो कैसे होगा इसको देखिए। तो मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम आपको बताता हूं। इस प्रोग्राम में आपको यह दिखाता हूं कि यदि मेरा कंडीशन गलत भी है, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी यह फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करता है। कैसे होगा इसको आप ध्यान दीजिए। हैश इंक्लूड stdio.h void main, और इसके बाद यहां पर हम इंट में यूज कर लेंगे वेरिएबल एक i, और i इक्वल्स टू हम 5 सपोज कीजिए रख देते हैं। तो हम यहां पर आकर के डू और इसके अंदर printf और i के वैल्यू को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू %d, और यहां पर हम i को प्रिंट करते हैं, फिर i को प्लस प्लस करते हैं, i को 1 से बढ़ा दिए, और बढ़ाने के बाद नीचे फिर कंडीशन हमने दिया कि i इज लेस देन 5। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपका कितना है? तो एक्चुअल वैल्यू हो गया, देखो यहां पर प्रिंट करेगा 5 और फिर प्लस प्लस कर गया i को, तो एक्चुअल वैल्यू तो हो गया 6। लेकिन हमने कंडीशन क्या दिया कि लेस देन 5, कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी कंट्रोल जैसे ही फर्स्ट टाइम यहां आया 5 तो प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट करने के बाद उसको बढ़ाया, तो बढ़ाया तो हो गया 6। अब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंट्रोल यहां से बाहर। तो यहां पर हमारा फर्स्ट टाइम तो प्रिंट हो गया, ये कंडीशन पर तो डिपेंड नहीं किया, कंडीशन तो लास्ट में चेक किया, तब तक मेरा फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया। तो ये चीज आपको मैं बता रहा था कि व्हाइल और डू व्हाइल में ये डिफरेंस हो जाता है कि ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल यानी कि बाहर निकलने के समय ये चेक करता है, और एक हो गया एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल में टिकट जैसे ही आप दूसरे उस समय चेक कर दिया, व्हाइल लूप हो गया, और जब आप बैठ गए सीट पर, इसके बाद टॉर्च लेकर के आया आपका टिकट चेक करने के लिए, तो आपके पास टिकट नहीं है, फिर भी आप कास्टिंग तक तो बैठे रह गए, क्योंकि जब सब लोग एंट्री कर जाता है, सिनेमा स्टार्ट हो गया, इसके बाद वो आया चेक करने, तो वो क्या हो गया? आपका एग्जिट कंट्रोल हो गया। यानी कि फर्स्ट टाइम आप कास्टिंग देखे, चाहे फॉल्स ही आपको बाहर निकाल देगा, लेकिन कास्टिंग तक तो आप देख लिए, तो ये डिफरेंस हो गया। तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डू व्हाइल लूप हो गया। ये समझने के लिए मैं आपको बताया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बताया। तो ये हो गया कि आपका जब एग्जिट करने लगेगा, तो एग्जिट करने के समय फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ट्रू मिलेगा फिर कंटिन्यू रहेगा। आपके पास टिकट होगा तो आप कंटिन्यूअसली बैठे रहेंगे, सिनेमा देखते रहेंगे। लेकिन यदि टिकट नहीं है तो वहां से आपको सीधा बाहर निकाल देगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तो आप बैठ गए। ये अंतर हो गया आपको व्हाइल में और डू व्हाइल में। व्हाइल हो गया कि एंट्री के समय ही कंडीशन चेक कर लिया, और डू व्हाइल में एग्जिट के समय कंडीशन चेक कर लिया। अब मैं इस पर आपको बताता हूं एक साधारण सा प्रोग्राम कि जैसे HCF आप निकालते हैं। HCF कैसे निकलेगा? नॉर्मली हम HCF यदि मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का 3 के बेस पर हमको बनाना है, HCF कैलकुलेट करना है,
तो 5 में 3 से भाग देते हैं। कितना बार में लगेगा? एक बार में 3, यानी बचा कितना? 2। अब इस 2 में इस 2 से इस 3 में भाग देते हैं, तो कई बार में लगेगा? एक बार में 2, बचा कितना? 1। अब इस 1 में फिर इस 2 से भाग देते हैं। तब तक आप रिपीट करते हैं जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो रिमाइंडर जब 0 होता है तो देन आप कह देते हैं कि जिससे भाग दिए और रिमाइंडर 0 आया वही क्या होगा? इसका HCF होगा। अब इसी को इंप्लीमेंट करना है हमको इस डू व्हाइल लूप से। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। ये तो मैं आपको जो मैथमेटिकली बचपन में आप करते थे वो है, हम कोई फॉर्मूला विशेष नहीं लगाए हैं। अब देखिए आप, तो यहां पर यदि इस जो डायग्राम हमने अभी बनाया या जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दिया, तो ये हो गया n, ये पार्ट मानते हैं m और इसको मानते हैं r। तो नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट टाइम में ये क्या बदल गया? इससे भाग देते हैं, यानी रिमाइंडर से भाग देते हैं किसमें? इस n वाले में। तो यानी कि ये वाला पार्ट, ये r जो है ये कॉपी हो गया किसमें? n में, और n जो है ये कॉपी हो गया किसमें? m में। तब ना n से भाग लगेगा फिर m में, और इसके नीचे फिर निकलेगा क्या? r। तो ये इसी सीक्वेंस को हमको इसमें इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए आप यहाँ int m n और r, 3 वेरिएबल लग रहा है, तीनों वही उठा। अब यहां देखो, आप इनपुट मान लो printf enter the value for m and n, और ब्रैकेट में देख लो m जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? n से। इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि यूजर जब एंट्री करता है तो आप जो कंडीशन दीजिएगा उसके बियॉन्ड फिर वो काम करता है। जैसे देखिएगा कहीं लिखा हुआ रहता है ये यहाँ न थूके, और सबसे ज्यादा वहीं पर रुक जा करके थूके रहता है। तो ये चीज यहाँ पर ऐसा लागू होता है, ये प्रोग्राम है, क्योंकि यूजर क्या करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम चेक करेंगे, बाद में देखेंगे। अभी पहले नॉर्मल जो उसका सोल्यूशन है उसको देखते हैं। इसका नाम %d दो को चूंकि इंटीजर में इनपुट लेना है, एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n, हम दोनों में इनपुट ले लिए। अब यहां पर डू, और डू में लिखेंगे, देखो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू m mod n। m में n से भाग देंगे और उसको रिमाइंडर को स्टोर करेंगे किसमें? r। तो यहां पर वही होगा r इक्वल्स टू m mod n। इसके बाद हम इसके वैल्यू को क्या कर रहे थे? देखो n को कॉपी किए किसमें? m में, क्योंकि m का यूज आगे नहीं होता है। तो हम यहां लिखेंगे m इक्वल्स टू n वाला कॉपी हो गया, n जिससे भाग दिए थे वो कॉपी हो गया m वाले में, और n में रख लेते हैं किसको? r को। अब देखो यही चीज में रिपीट करते हैं जितना बार, जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो अब यहां आकर के कंडीशन चेक करो, while r नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक r 0 नहीं होता है तब तक ये क्या करे? रिपीट करे। तो देखो आपका भाग लगा किससे? m से, और रिमाइंडर मान लो 0 आ गया, तो कंडीशन तो यहां चेक हो नहीं रहा है। कंडीशन क्या चेक हो रहा है? यहां नीचे, तब तक क्या हो गया? n वाला कॉपी हो गया m में, और n में आ गया किसका वैल्यू? रिमाइंडर वाला। तो रिमाइंडर यदि 0 आ गया है तो 0 हो जाएगा n का वैल्यू, तो n वाला ऑलरेडी कॉपी होकर के स्टोर हो चुका है किसमें? m में। तो हमारा लास्ट टाइम जो HCF होगा वो हो जाएगा m। हम यहां पर printf HCF इक्वल्स टू %d, और यहां पर प्रिंट कर देंगे, सॉरी r नहीं m, और यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो ये हम डू व्हाइल से बनाए तो ऐसा होगा। यदि इसी को मान लो हम व्हाइल लूप से बनाते तो क्या अंतर होता? अंतर तो जानना पड़ेगा, तभी तो क्लियर होगा आपका जो कंसेप्ट है। कि ऐसे तो होगा कि नहीं सर बताए ऐसा बता दिए आप वैसे बना दीजिएगा, लेकिन आपका क्लियर कंसेप्शन होना चाहिए, ताकि प्रोग्राम कुछ भी हो लॉजिक आपका होगा। लॉजिक किसी बुक से हम नहीं उठाएंगे, अपना जो सोचे हैं, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है। तो उसको हम कैसे, अब देखो आपको हम डिफरेंस बताते हैं। यदि इसी को हम व्हाइल लूप से बनाते हैं तो ये ऊपर वाला प्रोसेस एज यूजुअल, हमको इनपुट में कहीं कोई चेंजेस नहीं करना। व्हाइल हम यहां देंगे r नॉट इक्वल्स टू 0, हम तो अभी डायरेक्ट उठा कर चला इसको दे दिए, लेकिन अभी r में वैल्यू हमारा है कुछ भी नहीं है, तो लॉजिक मेरा फेल कर गया। इसका मतलब है कि
आर में हमको रिमाइंडर रखना पड़ेगा, तो रिमाइंडर रखना होगा तो रिमाइंडर के लिए ये टर्म है, इस टर्म को एक बार ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी आर इक्वल्स टू एम मोड एन, ये लिखेंगे, रिमाइंडर आ गया। इसको चेक कीजिए, यदि जीरो हो गया तो जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि भाग किससे लगा, एन से, हमारा HCF कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं होता है तो रिपीट करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, m इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू r और r इक्वल्स टू m मोड n, ये हो जाएगा। थोड़ा सा पलटेगा क्योंकि ये वाला टर्म मेरा पहले हो गया, तो इसके बाद वाला दो टर्म लिखे और फिर फाइनली जब रिपीट करने की बात आएगी तो उस जगह भी हम इसको आकर के लिख देंगे। अब देखिए भाग किससे लगा, n से, तो हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा HCF इक्वल्स टू %d और यहां हो जाएगा n, ये डबल कोट के बाद कॉमा देना है, ये हो गया। तो डिफरेंस आपको बस इतना सा ही होगा। यदि व्हाइल से बनाते हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है तो शुरू में ही ये चेक कर लेगा, और ये जो है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, कंडीशन को बाद में चेक करता है। तो दोनों में वेरिएबल देखो, आउटपुट दोनों का आया, लेकिन दोनों के वेरिएबल में डिफरेंस हो गया, एक में m को दिखाना पड़ गया और एक में n को। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम यदि m और n लेते हैं तो आप भी m और n ही लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आइडेंटिफायर है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा आप प्रोग्राम इससे डू व्हाइल से भी बना सकते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम बनाइए व्हाइल का, डू व्हाइल का, जितना हो सके प्रोग्राम आप बनाइए। जो नहीं बने हमसे पूछिए, बताएंगे। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, या आप चैनल से उठा भी सकते हैं, नहीं तो हम आपको लिंक दिए हुए ही हैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम भी आपको शेयर करेंगे कुछ। तो जैसा होगा वैसा दोनों तरफ से होगा, यूजर के तरफ से भी होगा और मेरे तरफ से भी होगा, दोनों। आपको कोई भी प्रॉब्लम यदि आता है इसमें, आप हमसे बेझिझक पूछिए, कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन फोन करने का टाइम 9 बजे, उसके पहले आप फोन नहीं कीजिएगा रात में, क्योंकि मेरा बहुत सारा रिकॉर्डिंग चल रहा होता है तो उस समय परेशानी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लूप का अगला यानी कि फॉर लूप के बारे में बताऊंगा, फिर आपका कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि और आप भी, जो भी आपके दोस्त हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।